जैसे आपको पता होगा कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम जो है डी ब्लॉक के दो बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट हैं, और इनसे जो है हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिनका यूज हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी करते हैं। तो आज हम जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो अगर आपके पास K2Cr2O7 दे रखा है, आपको पता करना हो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीजन का होता है -2, पोटेशियम का होता है +1। जिसका निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो हो जाएगा 2 × 1 + 2x + 7 - 2 = 0। तो हो जाएगा 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x हो गया 12 और x हो गया +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो है क्रोमियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +6 हुआ करती है, +6 हुआ करती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कि अगर हमारे पास सोडियम क्रोमेट दे रखा है Na2CrO4, तो इसका रिएक्शन अगर हम H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है Na2Cr2O7 और प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O बनता है, हम बैलेंस कर देंगे, ठीक। तो क्या होता है, अगर हम सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। और इसी सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है Na2Cr2O7, इसका रिएक्शन अगर हम पोटेशियम क्लोराइड से करा दें, पोटेशियम क्लोराइड से, तो बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनता है और प्लस बनता है NaCl। बैलेंस कर देंगे, ये आपको हो जाएगा। तो इस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, पहले हम लेते हैं सोडियम क्रोमेट, उसका रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं, क्या मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम जो है प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि उसका कलर क्या होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड होता है। क्या होता है, ऑरेंज रेड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड होता है। दूसरी बात कि अगर हम जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर दें, K2Cr2O7 को अगर हम हीट कर दें तो पोटेशियम क्रोमेट बनता है K2CrO4 प्लस क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो दो प्रॉपर्टी हमने जाना, क्या जाना कि इसका जो कलर होता है ऑरेंज रेड होता है, और इसका जब हम हीट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में। याद रखेंगे, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये पोटेशियम क्रोमेट है। और Cr2O3 क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि अगर हम K2Cr2O7 में कोई बेस डालते हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है K2CrO4 प्लस H2O। क्या होता है, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में कोई बेस डालते हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर हम कोई एसिड डाल दें H2SO4 तो क्या होता है, K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और K2SO4 प्लस H2O। तो आपने क्या देखा
कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम बेस डालते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और पोटेशियम क्रोमेट में अगर हम एसिड डालते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27 में जब हम बेस डालते हैं, जब हम बेस डालते हैं तो ये बनता है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, और K2CrO4 में जब हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू में चेंजिंग करने पर जो है क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में और क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम आयन के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा Cr2O7 फिर 2- दिस कन्वर्ट्स बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, और CrO4 2- ये एसिडिक मीडियम में जो है Cr2O7- में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है अगर हम पीएच वैल्यू जो है 8 कर दें, 7 कर दें, 4 कर दें तो क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही सॉल्यूशन हमारा जो है बेसिक होता है वह क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उसमें हम एसिड डालते हैं तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट आयन होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस में क्रोमेट आयन होते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये आपको आप स्टार लगा लेंगे। अगली बात हम पढ़ते हैं, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इसका रिएक्शन हम HCl और H2SO4 से करा दें, HCl और H2SO4 से करा दें तो क्या बनता है, क्रोमिल क्लोराइड बनता है, CrO2Cl2 बनता है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन HCl और H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, क्रोमिल क्लोराइड बनता है, और पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है, और प्लस H2O बनता है। और ये क्रोमिल क्लोराइड जो बनता है इसका यूज्ड होता है इन द Cl- आयन टेस्ट। ठीक है, यानी कि क्रोमिल क्लोराइड जब बनता है तो इसका यूज हम क्लोराइड आयन के परीक्षण में भी करते हैं। क्या है कि जो है अगर हमको ये चेक करना हो कि उसमें क्लोराइड आयन है कि नहीं है तो उसमें हम जो है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, और अगर ऑरेंज रंग का वाष्प निकलने लगता है तो कहते हैं क्लोराइड आयन कन्फर्म। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज क्लोराइड आयन के टेस्ट में भी किया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अक्सर आते हैं कि एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr27 Na2Cr27। तो हम समझते हैं कि कैसे जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी की तरह कार्य करता है। तो कहते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम बेसिक एसिडिक की बात करें K2Cr2O7, अगर हम इसमें हम एसिड डाल दें तो क्या बनता है, K2SO4 बनेगा, और फिर Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, फिर H2O बनेगा, और फिर ऑक्सीजन बनेगा। इसे बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, NaSCENT। नेसेंट मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन। क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन, और यही नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का कार्य करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। कैसे, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और एक नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, और यही क्या करता है, ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, यही कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है।
ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, तो आप ट्रिक याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में कन्वर्जन होता है, क्लोराइड आयन का Cl2 में कन्वर्जन होता है, फ्लोराइड आयन का F2 में कन्वर्जन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्जन होता है, कॉपर का Ce2+ में कन्वर्जन होता है, सल्फाइड आयन का सल्फेट आयन में कन्वर्जन होता है, etc। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो सिंपल सा ट्रिक है कि अगर आपको लगेगा कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस में क्या कन्वर्जन हो सकता है, अगर आपको इस 6-7 पॉइंट याद है तो आपको 7 रिएक्शंस ऐसे ही याद हो जाएंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड आयन क्लोरीन में, फ्लोराइड आयन फ्लोरीन में, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, Fe+2 Fe3+ में, कॉपर Cu2+ में, सल्फाइड आयन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसका रिएक्शन पढ़ते हैं कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये रिएक्शंस अगर एग्जाम में आना है तो यहीं से आएंगे और बाहर कहीं नहीं आएंगे, और कहीं भी किसी भी बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा, डायरेक्ट यहीं से ही क्वेश्चन करेगा। दो ही तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डी ब्लॉक में है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो चलिए, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में है, अगर हम इसका रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से करा दें तो क्या होता है, हमने अभी बताया पोटेशियम आयोडाइड मतलब होता है I-, ये I2 में कन्वर्ट होता है, तो क्या बनता है K2SO4 बनेगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस I2 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, I2 प्लस H2O बनेगा। आप जो है अगर हम इसको आयन के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Cr2O7। अगर इसको आयन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे होता है, किसी रिएक्शन को आयन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले हम सारे आयन्स को तोड़ लेते हैं, जो कॉमन होता है उसे हम काट देते हैं। तो देख पा रहे हैं 2K+ यहाँ है, 2K+ यहाँ है, काट देंगे, SO4- यहाँ है, SO4- यहाँ है, उसको भी काट देंगे। जिसमें चेंजिंग होता है उसी का लिखते हैं Cr2O7, फिर 2- बनेगा 2H+ प्लस पोटेशियम है, कैंसिल हो जाएगा उसमें, उसके साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है तो बनेगा I-, और ये हो जाएगा आपका 2Cr3+ प्लस I2 प्लस H2O। ये हमारा हो गया जो है रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। क्या रखना है, हम देख पा रहे हैं कि I- कन्वर्ट हो रहा है I2 में। तो अगर हमारे पास आयोडाइड आयन है, अगर उसमें हम एसिडिक K2Cr2 यूज करते हैं तो आयोडाइड आयन जो है आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर I- के स्थान पे अगर आप Cl- रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको Cl2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के स्थान पे किसी दूसरे से करा दें, चलिए हम जो है हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, जो हमारा I2 है यहाँ पर सल्फर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिएगा। इस समय जो है हम रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन हाँ रिएक्शंस होगा तो ही बनेगा पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, सल्फर और H2O बनेगा। अगर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इसका रिएक्शंस अगर हम जो है सोडियम सल्फाइड से करा दें Na2SO3 से, हमने क्या बताया, सल्फाइड आयन सल्फेट में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा K2SO4 प्लस
Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O और बनेगा Na2SO4। क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में। उसी प्रकार से फेरस सल्फाइड फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से फेरिक सल्फाइड फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। और आप जानते होंगे कि और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है CH3CH2OH, अगर इसके रिएक्शन से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो ही हमारा जो नैसेंट ऑक्सीजन होता है इसको ऑक्सीडाइज करता है और बनता है CH3COOH। पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड बनने के बाद ये अम्ल बनता है। चलिए बस इतने ही रिएक्शंस हैं और उसी में से अगर आना होगा तो इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में सीख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या? अगर आपके पास K2Cr4 दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। क्या है ये? क्रोमेट है, ये क्रोमेट है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या बनेगा? क्रोमियम दिस मच sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑक्सीजन O- और O-। क्यों? तो जब इसको हम आयन के रूप में लिखेंगे तो Cr4 2- होगा। तो ये जो है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है। आप इसको नोट कर लेंगे कि जो है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनाना है तो K2Cr2O7 का अगर बनाना है तो अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाना है K2Cr2O7 तो क्या करेंगे? ऐसे ही रहेगा। ये आपको रहेगा K2Cr2O7। देख लेंगे 2 Cr है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है और ये हो जाएगा Cr2O7 पे 2-। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है कि क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर्स में जो Cr बॉन्ड O की जो लेंथ होती है, क्रोमियम और ऑक्सीजन की जो लेंथ होती है, ये वाला ज्यादा होता है कि ये वाला? अगर हम इसको A माने इसको B माने तो पूछा गया था कि क्या A B से बड़ा होता है कि B A से बड़ा होता है कि A और B दोनों बराबर होते हैं। आपको 3 ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर हम इस क्रोमियम ऑक्सीजन के लेंथ को हम A माने और इस क्रोमियम ऑक्सीजन के लेंथ को B माने तो अगर आपको बताना होगा कि A B से बड़ा है कि B A से बड़ा है कि दोनों बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा दिस मच कि B जो होता है वो A से बड़ा होता है। मतलब क्रोमियम और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड लेंथ है इसके बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है। अब हम मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।